नमस्कार। अभी हम लोग लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी के पास हैं और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि लोहरदगा का विकास कैसे होगा और झारखंड में झारखंड का विकास कैसे होगा। तो हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ। आपने पूछा कि लोहरदगा का विकास कैसे होगा, झारखंड के विकास कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है, विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं, मापने का अलग तरीका होता है। कुछ लोग विकास का मतलब केवल सोचते हैं कि बड़ी बिल्डिंगें बन जाएं, कुछ आ जाए, तो वो है। मेरा विकास का जो पैमाना है, मापने का पैमाना है, जो आम आदमी है, केंद्र में हमारा आम आदमी है, और आम आदमी में वो गरीब जो सबसे अंतिम पायदान पे है, वो किस तरीके से बस बात, उसकी जो बुनियादी चीजें हैं, वो बुनियादी चीजों को कितने सक्षमता से वो पूरा कर रहा है। तो मैं समझता कि सरकार अगर देख रही है कि जो आम जो गरीब आदमी है, उनके बुनियादी चीजों का अगर वो बेहतर तरीके से अगर वो कर पा रहा, परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि विकास का पैमाना बढ़ रहा है। एक, अगर उनकी संख्या, मैं समझता हूँ जो गरीबों की संख्या, जिसको हम बीपीएल लाइन कहते हैं, उससे अगर बढ़ोतरी, हमारे लोग ऊपर आ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। विकास का पैमाना मेरा है, दो चीजें मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता हूं। वो है एक तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और उसी के साथ जुड़ा हमारे पेयजल की जो समस्या, और रोड कनेक्टिविटी, जिससे लोग आवागमन का एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि लोहरदगा में मैं उठाऊं, आप इतने पुराने हैं, 83 में लोहरदगा जिला बना है, लेकिन आप देखें तो जो मैं आ रहा हूं महिलाओं को विशेषकर मैं शिक्षा के बारे में, तो हमारे बीए के एक बीएस कॉलेज है, जो एमएलए कॉलेज है उसमें बीए की पढ़ाई नहीं होती है। एमए का जो होना चाहिए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो हमारे लिए दिक्कत है। तो हमारे बच्चे जो शिक्षा के माध्यम से हर फील्ड में जा सकते हैं, वो बहुत बड़ी कमी है। तो मेरी प्राथमिकता हो कि भाई यहाँ पर वो सारी चीजें हो गए। अगर हम वो उन तकनीकी क्षेत्रों को देखें, यहाँ पर हमारे बड़े बड़े माइनिंग सेक्टर के है, जैसे माना जाता है कि भाई ये खनिज संपदा से बॉक्साइट नगरी हम बोलते हैं, तो वहाँ हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारे कोई माइनिंग वहाँ पर हमारे लोग यहाँ पे नहीं है, बाहरी लोग काफी है। अगर आप ऑफिस में चले जाए तो व्हाइट कॉलर में जो प्राइवेट कंपनी है, उसमें हमारे लोग नजर नहीं आते हैं। जमीन हमारी, खनिज हमारा, लोग हमारे, नौकरी में जो अनुपात होना चाहिए वो गायब हो जाता। तो मेरा ये मानना है कि इन सब सेक्टर पे हमारे लोग के कितने रोजगार वहां पर है, वो विकास का एक पैमाना होता है। दूसरी एक चीज मैंने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर पे आज भी लोहरदगा जिला है। ये अलग बात है, जब मैंने विधानसभा प्रश्न किया था, इसे सदर हॉस्पिटल का दर्जा मिला है, लेकिन अगर आप देखें, चाहे शिशु रोग विशेषज्ञ, आई से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, वो यहाँ पे नहीं है। डॉक्टरों की कमी हर विभाग का। तो ये मैंने कहा कि इन चीजों को अगर आप पूरा कर दे, तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा विकास का पैमाना होता है। एक दूसरी बात है, हम लोग नेतरहाट काफी आप देखते हैं टूरिस्ट जाते हैं, तो पर्यटन का क्षेत्र उसको मैं टॉप में रखता हूँ। इसलिए पर्यटन को मैं टॉप में मानता हूँ कि आम लोगों के इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा, रोजगार जो सृजन उसमें सबसे ज्यादा होता है। एक, प्रकृति से हम खिलवाड़ भी नहीं करते हैं, प्रकृति का हम शोषण भी, दोहन भी ऐसा नहीं होता है, और हम प्रकृति को बचा के उनको चीजों को देख सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासियों की जो रीति रिवाज परंपरा है, और जाहिर उनके साथ साथ हर लोगों की रीति रिवाज परंपरा, उसको बरकरार रखते हुए विकास के मुख्यधारा में आपको आना है। अब मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से लोग सोचते हैं कि भाई ये जो विकास का जो पैमाना, वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे वो होता है, अचानक हमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकता है। आज भी मेरा मानना है, मैं आज भी एक चीज हूँ, जैसे मैं बड़े उद्योगों का मैं समर्थक नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ छोटे छोटे इंडस्ट्री हो, एंसिलरी इंडस्ट्री हो। अगर मान लीजिए यहाँ बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट के छोटी इंडस्ट्री हमारे क्या सकते हैं। पर्यटन का हर वो क्षेत्र क्या, हम निश्चित, हम यहाँ के लोग पर्यटन के काफी लोग जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, आप कहीं उठा के देख लिए, तो वो छोटे छोटे सेक्टर को हम डेवलप कैसे कर सकते। एक बात मैं और कहना चाहूंगा पेयजल के बारे में। पेयजल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी जिस प्रकार जो हमारा जो पानी का जो लेयर है, जल स्तर काफी नीचे जा रहा है। आप देखे होंगे नदियों में सूख जा रहा है, पानी सूख जा रहा है, तो जो उसके जो ढोढ़ा जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में करते हैं, वो सूख रहा, तो उनमें हम कुछ घर बन जा रहा है, डिसिल्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सरकार की जो योजनाएं थी मनरेगा, जिसमें हमने लेबर ओरिएंटेड सारी चीजों को आता, तो उनको पहले तो आइडेंटिफाई करो,
पानी का जल स्तर को ऊपर करने का हम प्रयास करें। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि विकास के पैमाने में इन्हें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी जो बुनियादी चीजें हैं उन चीजों में हम सक्षम हो पाए। पहली बात। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो कि लोगों का थोड़ा ध्यान कम हो पाता है। आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स लविंग पर्सन काफी है। खिलाड़ी हमारे गांव में चले जाए, खसी मैच के माध्यम से देखो, फुटबॉल का जो क्रेज है। अभी हमारी बच्चियां हमारी नेशनल कैप्टन रही, उनके फादर लोग जबकि लेबर का काम किए, अष्टमुराओं की बात करें, ये करें, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि मैंने बार बार कहा कि उनका जो राज्य के पैमाने पे, देश के पैमाने पे आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो छोटे छोटे, हमारी सरकार ने अभी खेल नीति बनाई है, तो छोटे स्टेडियम, चाहे स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो, हॉकी हो, चाहे एथलेटिक्स में हो, तो वो उन चीजों को स्कूल के लेवल पे, अभी तो हर विभाग में मैं सरकार ने खेल विभाग का एक अलग से दिया है, खेलो भारत, ये क्या बोलते हैं, झारखंड में अभी करके वो खेलो इंडिया के नाम से वो दिया है, स्कॉलरशिप की हमने बात की है। तो ये सब मैंने कहा कि पहले सेक्टर को समझना होगा, किस सेक्टर में हमारी पोटेंशियलिटी क्या है और उनको उस रूप में, उस सांचे में ढालना। मेरा विकास का पैमाना ये है, मेरे बनिस्बत बड़ी बिल्डिंगों के जगह आम लोग हैं, जो लोग हैं, वो मेरा विकास का पैमाना है। हमारे यहाँ इतना सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि हम लोग टूरिज्म को देख सकते हैं, खनिज संपदा को देख सकते हैं। हम लगभग और राज्यों से ज़्यादा धनी हैं, लेकिन हमारे लोग कहीं न कहीं लगभग बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं, क्योंकि हमारे इस झारखंड में उन लोगों को इतना रोज़गार नहीं मिल पाता है। मज़दूरी करने के लायक भी हमारे यहाँ मज़दूरी करने के लोग हैं, उन लोगों को उतना मज़दूरी यहाँ मिलता नहीं है। तो ये कैसे दूर होगा, क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। ये मैं मानता हूँ आज भी सबसे ज़्यादा जैसे कहा जाता है, और यहाँ के स्थानीय भाषा में कि लोग चलो भट्ठा चला गया, लोग आप भी देखिए, और सबसे ज़्यादा गरीब तबके गांव के लोग, गांव खाली हो जाता है, गांव खाली हो जाता है जब देखें। मेरा आज ही मानना है कि मैं इसलिए बार बार इस बात को कर रहा हूँ कि कृषि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और विश्व में जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, किसी को उठा लें, कृषि बहुत बड़ा सेक्टर है। मैंने कहा कि इसलिए आज सरकार हमारी, चाहे कुआं निर्माण की बात करें या फिर चेक डैम की बात करें या फिर जिस प्रकार सिंचाई के साथ, इसलिए मैंने कहा कि आप नदी बना नहीं सकते, आप तालाब जरूर बना सकते, नदी तो नहीं, तो उन नदियों में पानी यथावत रहे, तो उसके लिए कि जो हमारे प्रकृति ने जो चीजों को दिया है, इसलिए मैंने कहा कि नाला, ढोड़ा, इन चीजों को आप डिसिल्ट करें, उनको फिर पुनर्जीवित करें, पुनरुद्धार करें, और पानी का जो जल स्तर से ऊंचा करें, ताकि कृषि हम कर सके। मैं, हमारी सरकार ने, मैं आज भी मैं मानूंगा मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने नरेगा कार्यक्रम लगा, और उसमें 60% जो पैसे देने थे वो लेबर ओरिएंटेड था, और ये अलग बात है कि मोदी जी ने उसे बदल दिया, जो रेशियो था वो बदल दिया। उसके माध्यम से ये कि पलायन हमारा रुके, हमारे लोग यहाँ ना जाए। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस ने लाया था कि हम अनाज उन्हें दे पाए, उपज होगा, अनाज दे पाएंगे, तो हमने कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक बात मैं आज भी कहना चाहूंगा कि जो नौकरशाह जिनके माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जब सरकारी नौकरी में आते हैं, उसके बाद वो उनकी जो एटीट्यूड होता है, वो फिर लोग सोचते हैं कि आम लोग जो जनता है, ये अलग बात है कि पब्लिक सर्वेंट वो कहलाते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड पब्लिक लोक सेवक की तरह नहीं होता है, वो नवाब बन जाते हैं। और जब नवाब बन जाते हैं, जैसे कहावत हो जाता है ना कि भाई 11 बजे तक भेंट नहीं, 3 बजे के बाद, 11 बजे तक लेट नहीं, 3 बजे के बाद भेंट नहीं। तो ये आप चले जाएं, आप गांव चले जाएंगे तो पता चला जनसेवक वहाँ नहीं है, पंचायत सेवक नहीं है, कर्मचारी वहाँ नहीं, कहाँ रह रहे हैं, तो लोहरदगा में रह रहे, कहाँ रहे, गुमला में रह रहे, कहाँ रहे, रांची में रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है, और उसका एक नतीजा है कि ब्यूरोक्रेट्स आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अंग्रेज की तरह आज भी काम कर रहे हैं, और आम जन को वो दोयम दर्जे का नागरिक मगर, तो ये एटीट्यूड से चेंज करना होगा। ये मैं मैं इसलिए इस बात कर रहा हूँ कि मैं खुद डिप्टी कलेक्टर हूँ, प्रशासनिक पदाधिकारी हूँ, उन चीजों को मैं समझता हूँ, और ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और जनता को एक चीज के बारे में जनता को जरूर कहना चाहूंगा, पहले तो उन्हें जागरूक भी होना चाहिए, अधिकारों को समझना चाहिए, कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। और ये अभी परिवर्तन काफी हुआ, और ऐसे में नहीं करो, अच्छे अफसर नहीं, अच्छे अफसर भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, अच्छे अफसर की संख्या कम है। वो करना चाहे तो पता चला कि शेष लोग उनके उस ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करते। आज मैं, आपने देखा होगा, अभी अबू आवास की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुखिया संघ लगातार ज्ञापन दिया है, उसके जो क्राइटेरिया है, इन्होंने क्या किया, अफसर ने वो घर में बैठ के सूची बनाया है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को उन्हें फॉलो करने, और हमारे लोग जो हैं
एक तो आप ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से चीजों को आपने किया नहीं है। हाँ। तो मैं कहूँ कि छोटी जो सबसे गरीब, तो हमारी सरकार ने अबू आवास उनको दिया, जो केंद्र ने पैसा रोक दिया, तो जो गरीब जो छूट गया उनको सबको हम आवास दें। तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार की जो चीजें नजर आती है, मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूँ। अभी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी अभी बाहर गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं, वो 24 तारीख को लौट रहे हैं, हमारे अभी सेशन भी शुरू हुआ। इन सारी चीजों से मैं उनको जाके बोलूंगा। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि अगर छोटी छोटी चीजों में भ्रष्टाचार की जो चीजें हैं, इन चीजों में नजर आती है, और इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए हमारे ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हैं। उन चीजों को नहीं देख रहे, इजी होते हैं। दूसरी बात, केवल सरकार को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, उनके बीच जो उनके जो सरकारी अफसर के जो पाले हुए दलाल जो हमारे बीच के लोग हैं, मैं उनसे मैं समझता हूं कि वो कहीं न कहीं हावी हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि इन चीजों को चिन्हित करने के बाद जागरूक होने के बाद इन चीजों को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि मैं बड़ी चीजें मैं नहीं बोलता हूं, हमारे लोगों को जो बुनियादी चीजें हैं, आवास का, पेयजल का, सड़कों का, स्वास्थ्य का, ये बेसिक जो चीज है, उन चीजों को नहीं मिले, मैं समझता विकास का इससे बड़ा पैमाना नहीं हो सकता है। जैसे कि हम अभी शिक्षा के लिए बात की, अब शिक्षा के विषय में भी बोले और स्वास्थ्य विषय में भी बोले कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है और स्वास्थ्य का जो स्तर है, कहीं ना कहीं हमारे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। उच्च डिग्री लेना है तो बाहर जाओ, अच्छा इलाज कराना है तो बाहर जाओ। तो ये कब सुधरेगा? क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेस हैं, हमारे यहाँ वो चीज़ हो सकते थे लेकिन अभी नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी उत्क्रमित विद्यालय के नाम पे लास्ट टाइम आपने देखा रघुवर जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सारे स्कूल को बंद कर दिया उन्होंने। हम डिसेंट्रलाइज करना चाहते, विकेंद्रित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे, क्योंकि देखिए एक चीजों को समझना होगा, हमारे बच्चे जो हम गरीब परिवार से लोग आते हैं तो एक आर्थिक इकाई होते हैं कि बगल में स्कूल है तो स्कूल में भी काम करें, दोपहर का कुछ समय 4 बजे के बाद घर के कामों में हाथ बटाएं, कृषि कामों में बटाएं। तो ये इसलिए सरकार ने छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे स्कूल खोले थे प्राथमिक स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्क्रमित विद्यालय के नाम पे सारे स्कूलों को बंद कर दिए। अब बताइए उस सरकार का एसेट, सरकार के हमारे टीचर यूनिट की बात है, वो बिल्डिंग यथावत पर के सरकार को इतनी राशि बर्बाद हुई। एक आप चले जाएं, अभी चले जाए स्वास्थ्य में पेशावर गया था, बिल्डिंगें बनी हुई हैं लेकिन वहां पर उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं चला। इसलिए मैंने कहा कि आज भी जो मैं महसूस किया हूं, लोगों की नीयत में इतनी खोट आ गई है और दायित्व की भावना एकदम समाप्त हो गई है। और वो नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि बस हमें पैसे लेने हैं और हमें समय काटने हैं, हमें बेहतर काम करने हैं या लोगों के लिए काम करना है, ये एटीट्यूड ही समाप्त हो गई है। और निश्चित रूप से लेकिन हम आशावादी हैं कि ऐसा नहीं है, चीजें कभी कभी चलती है। हम ये मान के चलें, अभी झारखंड 20 साल हुआ, 20 साल को एक युवा राज्य माना जाता है, लेकिन एक हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि, और ये मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारी सरकार है, और हर सरकार में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कुछ कमियां भी रही होंगी, लेकिन उन कमियों को दूर करने का हमारा हमेशा प्रयास है। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ विधायक था और रहा हूं, लेकिन विधायक होना ही दायित्व तो नहीं है। अब विधायक नहीं भी हो तो आपने जनता ने आपको एक अवसर दिया था, जनता ने आप पे विश्वास किया है, तो हमारा दायित्व तो बनता है। आज भी देखें कुछ लोग अभी आए हुए जो ओलावृष्टि से उनकी फसलें नष्ट हो गई है, तो निश्चित रूप से इनकी बातों को लेके कैसे हम, आप किसान हैं तो इनका पता चला, इनको कैसे हम मुआवजा कैसे दे पाएं, कैसे इनको सपोर्ट कर पाएं, सरकार के क्या प्रावधान है, आपदा में है। तो मैं मंत्री जी से बात करूंगा अभी हमारा सेशन, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो दायित्वों का मैं हर स्तर पे दायित्वों का, चाहे वो हमारे वार्ड सदस्य हो, हमारे पंचायत के सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो, हमारे MP हो, MLA हो, वो दायित्व को जरूर समझे, दायित्वों को समझे। और एक बात मैं जरूर कहूं कि एक वर्ड आता है अगुआ, हाँ। तो गांव में कहता है अगुआ का मतलब राजनीतिक अगुआ केवल नहीं होता है, हर तरह का अगुआ होते हैं। और ये एक, मैं तो आपके माध्यम से हम आमजनों को भी अपील करना चाहते हैं, उन चीजों को जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रजातंत्र में आप मालिक हो, मालिक कहने का मतलब आपके अनुसार आपके लिए और आपके लिए सारी चीजें आती है, तो उन चीजों को जाने। और जो पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनका काम है, वो सरकार ने आपके जो योजनाओं हो उनको इम्प्लीमेंट करने को रखा है, तो आप उन चीजों को देखें और निश्चित रूप से अगर कहीं भ्रष्टाचार नजर आती है तब उसके विरुद्ध आवाज उठाए। हमारे कानों में चीज जो है तो उसे रोकने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं विकास का सबसे बड़ा बाधक यही बनता है। जैसे कि हम अभी देखेंगे, जैसे आप बात किए कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वे
लोगों के ऊपर शोषण करते ही रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। जब आम आदमी इसके ऊपर आवाज़ उठाता है, तो कहीं न कहीं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको फँसाने का प्रयास किया जाता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि आप पूर्व में विधायक रहे हैं और आपके पास ये समस्या ज़रूर आती होगी। देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि देखिए जितने अफ़सर्स होते हैं, जिस भी कैटेगरी के, तृतीय श्रेणी हो, चतुर्थ श्रेणी हो या ऊपर भी जितने भी सरकारी मुलाज़िम जो हैं, मैंने कहा कि वो अपने को सोचते हैं कि मैं आम लोगों से ऊपर हूँ। तो एक तो ये त्यागना होगा। दूसरी, मैं एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मैं कूड़ू का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे याद है जो मैं बाहर था उस समय, जो जिस प्रकार मीडिया में आई थी, किसी बच्चे का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है। निश्चित रूप से गांव के लोग आक्रोशित हुए, वो प्रशासन से मांग किए, रोड होस्ता के उन्होंने किया और मांग किया। तरीका ये होना चाहिए प्रशासनिक मानवीय दृष्टिकोण से उन बातों को समझा के होस्ता तो वो आक्रोशित हो। आप उनमें सरकारी काम में बाधा इतने उस पर एक्ट लगा दिए, एक तो उन्होंने बेटा खोया, दूसरे उस पर सरकारी तो इस प्रकार की कार्रवाई का विरोध होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसलिए मैंने कहा कि एक तो पूरे प्रशासनिक मशीनरी को संवेदनशील होना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे जैसे अब क्या है कि मैं सबको मैं बोल रहा हूं, अगर इस प्रकार का कैसे वो जुर्रत करते हैं कोई प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ हो, तो हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उसमें मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूं। तो ये प्रतिनिधि का दायित्व भी बनता था कि उन चीजों जाके उन अफसरों को जाके बोले कि ये आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे नहीं होता। इससे इस प्रकार की चीजें हुई हैं, ये मैंने देखा, मैंने महसूस किया है। संजोग से मैंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर को दायित्व बनता है कि ये जो निरंकुश प्रवृत्ति है ना, उसको रोके जाके। बिल्कुल। जैसे कि अभी झारखंड की बात करें, तो झारखंड में हमारे पास आईटी हब नहीं है, आईटी शहर नहीं है। तो हमारे झारखंड में आईटी शहर होना चाहिए कि नहीं? मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे लोहरदगा में जब मैं विधायक था, आईआईटी का मैंने यहाँ बनाया। और गुजरा में एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिस पर हब के रूप में मैंने वहाँ चाहे कस्तूरबा गर्ल्स का हो, चाहे और चीज़ों को मैंने एक प्रयास किया। और आज भी मेरा मानना है कि जैसे मेरा एक प्रयास भी है, जैसे बहुत सारे माइनिंग सेक्टर का है, तो सरकार को भी बात करनी चाहिए और उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासनिक मशीनरी को, और जैसे हिंडाल्को है, तो लोगों के युवा लोगों का अभी है, अभी कुछ लोग जैसे हिंडाल्को में लेती है अप्रेंटिस का, वो प्रैक्टिस कराती है क्यों ये, या फिर उनको देती है ट्रेनिंग कराती है। तो ट्रेनिंग कराने का फैक्टर जहां मौका मिले ये प्रयास करके, जमीन हमारी है, माइनिंग सेक्टर हमारा है, तो इनको कहां कहां में एकोमोडेट करते हैं, बाहर सब क्यों लो, इनको एकोमोडेट करो, ना केवल ट्रेनिंग दो बल्कि उनको एकोमोडेट करा। एक दूसरी बात के इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा कि ये सारी चीजें हैं, एक विजन होना चाहिए, और विजन होना चाहिए, और उसमें पार्टी से हटके, मैं समझता हूं राजनीतिक पार्टी से हटके प्लान होना चाहिए कि हम यहाँ के संसाधन का, आपने पूछा भी, यहाँ के संसाधन का बेहतर उपयोग हम कैसे करें, हम किस सेक्टर में रोजगार के अवसर के क्या क्या अवसर हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको बहुत खोजना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में जाएं तो पर्यटन में कौन से सेक्टर में हमारे लोगों को हो सकता है, माइनिंग सेक्टर हमारे क्या होता है, एजुकेशन में हम क्या क्या हम कमी है, इस प्रकार की चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और मैंने कहा कि अगर नीयत साफ होना तो हर चीजें उसका आसान नजर आता है, उस समाधान नजर आने लगता है। हमारे यहाँ स्पोर्ट से जुड़ी गांव और देहात के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं स्पोर्ट में, वो लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं वो ऊपर जाते हैं, जैसे जिला लेवल या राज्य लेवल पे जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वापस आना पड़ जाता है, क्योंकि वैसा सुविधा उनको नहीं मिलता है। और जहाँ सुविधा मिलता है वहाँ पे दलाल लोग वहाँ पे भरपूर बैठे हुए हैं, और ये लोग पैसा नहीं दे पाते हैं और अपना भविष्य कहीं ना कहीं वापस गाँव में ही ले आते हैं और मजदूरी करते हैं। कैसे ये दूर होगा? दो चीज़ें हमेशा ध्यान दें कि आपको मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ कि अभी सरकार ने एक खेल नीति भी बनाई है। हर पंचायत में हमने एक अगर जगह जहाँ पे अगर आप जमीन प्रोवाइड करो तो मिनी स्टेडियम और चेंजिंग रूम, ताकि हमारा सो दैट हर प्रकार के खेल का पर हो। हमारी सरकार ने खेल नीति के माध्यम इंसेंटिव देने का प्रयास किया कि जो अगर ओलंपिक में जो अगर रिप्रेजेंट किए हैं ओलंपिक का, उसके लिए कैश जो नगद राशि है, करोड़ की राशि है। अगर आप वर्ल्ड में खेले तो उन्हें 75 लाख है, अगर कॉमनवेल्थ में गए तो उन्हें आपको है। ऐसे करके हमने एक राशि तय किया है और उनके लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान के जो जिला स्तर पे खेल रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार जिस प्रकार का होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि चीजें अभी हम लोग शेप में ला ही रहे हैं और ये मुझे पूरी उम्मीद है और इन चीजों को हमने हर सेक्टर पे, पहले तो एक अलग कहावत था, पहले हम लोग छोटे थे तो हमारे माता पिता लोग कहते हैं कि
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब पूरी जो कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब हर क्षेत्र में, चाहे आप अगर डांस करते हो तो डांस इंडिया डांस देख लो, तो वहां भी आपको बहुत स्कोप है। खेलते हो तो हर जगह का स्कोप है। मेरा ये मानना है, मैं तो आपके माध्यम से हर उन छात्रों को, जहां जहां आपकी रुचि है और जहां लगता है कि आप अपने परिवार का, अपना राज्य का, अपने जिले का नाम रोशन करते हो, प्रतिभा है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। और हम उसके लिए निश्चित, मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप पे हमारा जो दायित्व बनता है, उन चीजों को मैं चिन्हित करके, उस संपर्क करके उन विभाग से मैं जरूर बात करने का चाहूंगा, ताकि हमारे बच्चे आगे आ पाए हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं झारखंड धीरे धीरे युवा अवस्था में आके पार हो रहा है, 23 साल लगभग हो चुके हैं। तो झारखंड के बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो उनके साथ भी स्कॉलरशिप का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हमारे निचले तबके के जो बच्चे, गांव के बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप लेने के लिए भी परेशानी होती है। तो सरकार उसको कैसे मदद कर सकती है? एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा और हम इसे गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग आज भी विदेश जाना एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था, गरीब बच्चे तो नहीं जा पाए। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व हमारी जो सरकार है, जेएमएम कांग्रेस राज्य की सरकार है, उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के हमारे काफी बच्चे हमारे विदेश गए। फिर शुरू में उन्होंने केवल आदिवासी बच्चों को किया, बाद में उन्होंने ओबीसी किया, फिर उन्होंने माइनॉरिटी के लोगों किया। कहने का मतलब जो गरीब बच्चे वो आज विदेश जा रहे, अच्छा कर रहे हैं। एक तो वो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आपका ये जो बच्चों का इसके लिए जो बाहर हमारे जा रहे हैं, तो बाहर हमारे जा रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने प्रयास किया कि बाहर जो, अगर मान लीजिए, उनको भी स्कॉलरशिप देने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि कैसे वो बेहतर कर पाए। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कमियां बहुत है, लेकिन हमने, हमारी नीयत साफ है और उन चीजों को हमने आइडेंटिफाई किया है, कहाँ हम सपोर्ट कर सके हैं। और नो डाउट कि इसको कहीं ना कहीं झारखंड पहले भी एजुकेशन के रूप में काफी फेमस हुआ करता था, और आज भी एजुकेशन हब के रूप में ही झारखंड को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा आज भी मानना है इसमें। जैसे कि अभी हम लोग ने थोड़ा सा राजनीतिक की ओर भी जाने का प्रयास करते हैं, तो झारखंड में आपका गठबंधन का सरकार है और अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे और लोग आपके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे कि फिर से आपको वोट दें और फिर से आपको सीट मिले? देखिए, दो चीजें हैं। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, जो एक लड़ाई चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल जी, ये केवल चुनावी लड़ाई उनकी नहीं है। उन्होंने, राहुल जी ने कहा है न्याय यात्रा। न्याय यात्रा के संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, हर आदमी की जो नागरिक स्वतंत्रता है उसे बचाने का, न्याय दिलाने का, जो युवाओं को न्याय, महिलाओं को न्याय, किसानों के न्याय, आपने देखा उनके लिए है। तो ये एक लड़ाई, लंबी लड़ाई है। और अभी निश्चित रूप से उस तहत जो हमारे संविधान वाले, जो गांधी जी के विचारधारा, वो एक प्लेटफॉर्म पे है, जो इंडिया गठबंधन हम लोगों ने नाम दिया है। और ये सीट निश्चित रूप से यहाँ चुनाव लड़ेगी, और ये सीट चुनाव लड़ेगी। और जिस प्रकार की जो बातें हैं, और क्योंकि यहाँ से कांग्रेस कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार, जो फाइनल जो होता है, और उसमें चुनाव वो लड़ेगी। और निश्चित रूप से पिछली बार मैं बहुत कम मार्जिन से मैं एमपी को चुनाव लड़ा था, और 6-7 हजार से मैं चुनाव हार गया था। निश्चित रूप से हम कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता है, और पार्टी अगर चुनाव में हमें लड़ाती है तो पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा से मैं चुनाव लड़ूंगा। हमारे जो मुद्दे हैं, मेरे जो मुद्दे हैं, मैं एक बात, मैं अभी झारखंड में आपने देखा होगा, एक लगातार चला है, आपने एक पोस्टर देखा होगा, रांची का राजधानी आप चले जाएंगे तो झारखंड झुकेगा नहीं, और हेमंत सोरेन जी का पिक्चर लगा हुआ है। राहुल जी हमेशा बोलते हैं कि डरो मत। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार धर्मांता फैलाई जा रही है, जिस प्रकार समाजों को बांटा जा रहा है, या जिस प्रकार संविधान का, जिसे कहा जाए, अपहरण किया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों का, लड़ाई उसके विरुद्ध है। हमने कहा लड़ाई हम गांधी के विचारों को मानने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान के अनुसार चलने वाले हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसान अपनी बात कहें, जो फसल उपजाते हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उन पे गोलियां चलाई जाती हैं। ये प्रजातंत्र अपनी बातों को रखने के लिए आते हैं तो कीलें बिछा दी जाती हैं, उन पे लाठियां चार्ज की जाती है। अगर हम महंगाई की हम बात करें, तो महंगाई की अगर हम बात करें, अगर हम जो सर्वोच्च पंचायत संसद में बातों को रहते हैं, तो वहां पर माइक बंद कर दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है।
अगर हमारे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ हम हमेशा युवाओं को रोजगार देंगे, वो साफ हो गया। 15 लाख खाते हैं, वो साफ हो गया। आपको मालूम है अभी सबसे ज्यादा हर व्यक्ति पे इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक तरफ लाखों करोड़ रुपया जो हमारे उद्योगपति उनके माफ कर दिए जाते हैं और किसानों के मांगे नहीं जाते। किसान क्या होता है, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस हम जो उपज कर उसको दिया, इस बातों को हम रख रहे हैं। लड़ाई इन चीजों का, हमारे मुद्दे वही हैं, हमारे मुद्दे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि यहां पर संविधान में हर धर्म के हर लोगों को स्वतंत्रता मानने का, हम आदिवासी हैं इस जगह जो बहुत बड़ा मुद्दा आपने कहा, एक मुद्दा है आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी का, धार्मिक पहचान का, कि भाई हमारे लिए क्या हमारी अपनी परंपरा, हमारे पाहन पुजार, हम प्रकृति के प्रेमी हैं। हमने सरना धर्म की मांग की है, हमने विधानसभा से पारित किया है, विधानसभा से पारित किया वहां दिए हैं, और उसके लिए कोई बजट की आवश्यकता नहीं है। एक आइडेंटिटी है, जो सिख हमसे कम है उनका पहचान आपने दिया है, बौद्ध है उनका पहचान आपने दिया है, वो करोड़ में भी नहीं है, जैन है करोड़ में नहीं है, 84 लाख है उनको आपने दिया। हम यहाँ पे 14 करोड़ हैं, हमारी पहचान आपने दे। तो क्या आप हमें सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हमें जानवर समझती है क्या? हमारी धार्मिक पहचान नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी फील्ड फायरिंग रेंज, उसमें 215 गांव हमारे डिस्प्लेस हो जाते हैं। हेमंत जी की सरकार में उन्होंने अवधि विस्तार नहीं दिया। एक तरफ वहां पर आप हाथी बसा रहे हो, यहाँ पे आप भेड़िया बसा रहे हो, इंसानों को हटा रहे हो वहां से। हमारी लड़ाई इस चीजों की है। हमारी लड़ाई है, मैंने कहा कि मुद्दे हमारे क्या है, हमारी लड़ाई हमारी पहचान। पहली बात, एक संविधान बचाओ, दूसरी बात किसानों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है। आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, हम लोग को तो आदिवासियों को तो इंसान समझती नहीं है। ये हमारी स्थिति उन्होंने बना के रखा है। दूसरी बात है, संविधान में बाबा साहब ने जो दिया है आरक्षण का है, वो कॉन्ट्रैक्ट में सारे नौकरियां वो दे रहे हैं ताकि हमारा आरक्षण खत्म हो जाए। वो बोलते हैं हम फिर से पुनर्ये करेंगे। तो जमीन, और सबसे बड़ी बात है वो पूरे जमीन हमारे लेके किसको दे रहे हैं? अब हंसदेव जंगल जाकर देख लीजिए, अभी उनकी सरकार रही है, पूरा जो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, पूरा अडानी को उन्होंने दे दिया है। एयरपोर्ट अडानी के नाम पे, रेलवे अडानी के नाम पे, जमीन अडानी के नाम पे, खनिज अडानी के नाम पे। तो ये मैं इसलिए इस बात को करूं कि जब हम देश आजाद हुआ ना, नेहरू जी ने क्या किया था? पब्लिक सेक्टर, एचईसी पब्लिक सेक्टर, बोकारो पब्लिक सेक्टर, ताकि आम आदमी की भी सहभागिता यहाँ पे रहे। वो चाहते हैं कि पूंजीवादी, ताकि सब केवल धनी लोग यहाँ पे रहें। तो ये लड़ाई इन चीजों की लड़ाई हमारी है। एक तरफ जनता, आम जनता की लड़ाई है, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पूंजीपति की लड़ाई बहुत साफ है। हम गांधी जी के साथ चल रहे हैं, वो गोडसे के साथ चल रहे हैं। लड़ाई इनका है और कुछ नहीं। आज़ादी भी हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि एक आम आदमी जो गांव का आदमी है वो ऑफिस जाने में भी डरता है। ब्लॉक ऑफिस बोल सकते हैं, जिला तो घुसता ही नहीं है। बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जिला लेवल में जो बड़े ऑफिस हैं जैसे डीडीसी और डीसी ऑफिस में घुसते ही नहीं है, वो तो ब्लॉक लेवल में भी घुसने में डरते हैं। तो क्या आज़ादी बड़े लोगों के लिए केवल है? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जागरूकता लोगों में आ रही है। और आपने देखा होगा कभी भी आप देखे गांव के लोग आते हैं, एक तो मैंने कहा कि प्रवृत्ति जो नौकरशाही वाली प्रवृत्ति है वो तो टाइम लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप देखेंगे कि आपने इसलिए एक कार्यक्रम अभी हमारी सरकार ने किया था, प्रशासन आपके द्वार, हर जगह पे हमने किया। वहीं पे देन अंदर हमें चाहे आवास की बात हो, पेंशन की बात हो, वो हमने प्रयास किया। तो ये तो मैंने कहा कि जनता जो है, जनता सर्वोपरि है। और जो जितने हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, उन योजनाओं को लागू करने का माध्यम केवल है। और जागरूकता काफी आई है, नहीं आई सो बात नहीं। और हाँ, ये प्रवृत्ति आज भी, और विशेषकर आदिवासी बेल्ट में, आदिवासी थोड़ा हम लोग शाही होते हैं, नेचर में शाही होते हैं। तो 5वीं अनुसूची है हम लोग, तो ये बेल्ट हमारा है, तो थोड़ा हम लोग इस मायने में संकोची हैं, लेकिन उतना भी संकोची नहीं है। और जब हम लोग ठान लेते हैं, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बार कहावत बड़ी फेमस थी, कैसे ले झारखंड, लड़ के ले ली झारखंड। तो हम तो संघर्ष करने वाले हम लोग है ना, तो संघर्ष तो हम लोग कर ही लेंगे। जैसे झारखंड में आपका गठबंधन की सरकार है, लेकिन जहां अबू आवास की बात करते हैं तो बहुत सारे न्यूज़ हमने भी कवर किए हैं कि घूस लेते हैं कर्मचारी, और ऐसे लोगों को दिया जाता है जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। वैसे लोगों को भी घर उनके नाम पे अलॉट हो चुका है। वैसे लोगों को या वैसे कर्मचारी को क्या कहना चाहिए? मैंने तो आपके माध्यम से पहले मैंने ही जिक्र किया, जो मुझे भी सूचना मिली है, लोग जो मैं बाहर था, सूचना मिली है कुछ मुखिया लोग के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा,
और क्योंकि इनके मंत्री हमारे अबू आवास हमने पूरे इंडिया में कोई शुरू किया तो झारखंड शुरू किया है, उनके लिए, उन वंचित लोगों के लिए जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं आते, जो छूटे हुए हैं, उन्होंने क्राइटेरिया सूची में काफी है। ज्ञापन भी उपायुक्त को दिया है, माननीय मंत्री जी 24 तारीख को आ रहे हैं, सेशन भी हमारा शुरू है। इन सारी चीजों से मैं अवगत हूँ, मैं इन सारा उनका संज्ञान में लाऊंगा और मैं चाहूंगा कि भाई उस पर पूरी पारदर्शी, उसमें जांच, अगर जांच की नौबत जांच बैठाई जाएगी और जो योग्य लोग, योग्य लाभुक हैं, उनको ये मिले, एक हमारा प्रयास है। जैसे कि अभी हमारे झारखंड में कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुआ, उसमें कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कहीं पे कम हुआ, लेकिन अभी झारखंड में ब्लॉक लेवल पे ये नोटिफिकेशन आया नहीं है कि आप इनके आवेदन भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो कब तक होगा? मैंने इसलिए कहा ना कि नौकरशाही को जितना संवेदनशील वो नहीं है। अभी आपके सामने बहुत ओलावृष्टि के लोग आए हैं, और कल मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस के युवा सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव, वो उन्होंने कल गितिलगढ़ वगैरह गया था, मैं अभी बात भी इनसे हो रही थी, तो मेरा दायित्व है कि इन चीज़ों से सारे किसानों से बात करूँ, आकलन हो, और ओलावृष्टि से जो क्षति होती है वो आपदा प्रबंधन विभाग में है, और मुझे जानकारी, मैं जो पता वो सारी चीज़ों को मैं कलेक्ट करता हूँ और उनके संज्ञान में लाऊंगा, और जो प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया, उसके तहत उन्हें यथासंभव उन्हें सहायता हो, यह मेरा प्रयास रहेगा। और हम अभी लास्ट पायदान पा चुके हैं, हम जानना चाहेंगे कि झारखंड के विकास में 5 पॉइंट क्या होने चाहिए? मैं आज भी मैंने कहा कि मैंने आपका कहा कि न्यूक्लियस में मैंने जो रखा है वो आम आदमी है। पहले वो आर्थिक रूप से उनके जो बुनियादी चीजें हैं वो कैसे समझा, तो उनको वो पहले उनको मिले, ये मेरा पहला है। सेकंड चीज मैंने कहा, शिक्षा को मैं मानता हूँ, शिक्षा की हर जगह पे जो शिक्षा, जो आम लोग, आजकल तो देखिए प्राइवेट जो काफी खुल गए, वो नहीं, जो सरकारी है, सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है वो बेहतर तरीके से सक्रियता, जो शिक्षा सेकेंड है, स्वास्थ्य हो गया, रोड कनेक्टिविटी, जल है, और पर्यटन तो मैंने कहा था कि रोजगार के जो सबसे बड़े अवसर हैं, पर्यटन को मैंने पहले भी रखा था, उनके माध्यम से विकास को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। चलिए, अब लास्ट में हमारे आम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो अभी देख सकते हैं बिहार में क्या हालत है रेलवे के एग्जाम के लेकर के, और झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने देखे एसआईटी गठन, हम तो झारखंड के लोग से एक ही चीज कहेंगे, और विशेषकर लोहरदगा के लोग से एक बात के हमेशा याद रखा, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि, कहे के बात न कहे, करे के बात है, अपने के कमजोर कभी नहीं समझा। संविधान में बहुत कानून मिलल है, हम इनके कानून के जाना जब पढ़बा, कानून के जानबा, जब पढ़बा जानबा तबे लड़बा। और एक बात हम जरूर कहे चाहे, पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी जाबा इस चीज के कानून के जानकार होबा, तो कानून के जानकार होगा, जान जाबा तो हमके ताकत मिली। एक दूसर बात है कि ये चीज हम कभी भी नहीं सोचा कि प्रजातंत्र में, हम कहते प्रजातंत्र में सर्वोपरि जनता है, तो इसलिए ग्राम सभा होवेला ना, ग्राम सभा काहे होवेला, अगर कोई भी योजना हम बनैला तो ग्राम सभा से पारित होवेला। तो इस छोटा छोटा चीज के, बड़ा चीज के नहीं, हमके 100 में पहुंचे ले नहीं, 100 में पहुंचे ले 1 से चले के पड़े, 1 2 3 4, तो हम सोचेला कि छोटका चीज के काले हम पीछे वो मन चलाबन नहीं। हर आदमी, जितना बड़ा मुख्यमंत्री अगर राज्य चला ले हम रिस्पॉन्सिबल है, वैसा आम आदमी जो लेबर है वो रिस्पॉन्सिबल होवेला, वो दायित्व होवेला, सबकर योगदान होवेला। अगर हम 100 में ने एगो हटा देवे नहीं तो 99 हो जाएगा। तो सोचा कि हर आदमी का महत्व होवेला, तो सब कोई मिलजुल कर सोचा कौन काम करे। ग्राम सभा के पीछे यह कारण है, कौन काम के लेवे है, कौन काम के पहले करे है, तो हम यह कहा कि जागा और आगे बढ़ा। चलिए, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना विचारों को रखे, और जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आपका विचार उन्हें कैसा लगा, और बाकी बात हमारा प्रयास आपको यहाँ से कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।